नमस्कार प्यारे साथियों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में, जहां पे हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए। तो आज मैं आप सभी के लिए रीट का जो क्वेश्चन पेपर है उसका फोर्थ पार्ट जो है और अंतिम पार्ट है वो लेकर आई हूं। अभी तक हमने इसके 110 प्रश्न जो है सॉल्व किए हैं और उम्मीद करती हूँ यह जो मैंने टेस्ट पेपर या सॉल्व पेपर दिया है, आपको सॉल्व पेपर दिया है, यह आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए, सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पे बने हैं ना वो सभी विषय से बने हैं और इससे हमें अपने विषय बोल रही हूँ, सभी टॉपिक से बने हुए हैं। तो सभी टॉपिक कहने का अर्थ है ये भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में हिंदी कहानी, नाटक, उपन्यास, मतलब सभी से बने हैं। तो सभी को हम यहाँ पे देख रहे हैं और आज मैं आप लोगों को जो प्रश्न सॉल्व कराने जा रही हूँ बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा ये क्लास जो ली गई वो कैसी लगी, क्योंकि आपका जो फीडबैक जो मैं क्लासेस बनाती हूँ उनके लिए मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, मदद मिल जाती है कि मैं किस टाइप की क्लास बनाऊँ। तो आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 10 हम सॉल्व कर चुके थे, प्रश्न नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से प्रश्न इसी टाइप से आपके यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वेश्चन पेपर आपका सेट किया जाएगा मित्रों, वो सेम टू सेम इसी टाइप का जो है बनाया जाएगा। क्योंकि मैं पीएचडी का भी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, बीएचयू का, और मैंने वो क्वालिफाई भी किया है। साथ ही साथ मैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, जिसमें मेरे जो मार्क्स आए थे 100 में वो आए थे 69। ठीक है, उसके साथ साथ नेट जेआरएफ मेरा क्वालिफाई ही है 4 टाइम। ठीक है, तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है हिंदी साहित्य में हायर एजुकेशन का, क्योंकि मैं टीजीटी पीजीटी दे ही नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो जो हायर एजुकेशन के जितने भी टॉप क्वेश्चन मतलब टॉप एग्ज़ाम हैं उनमें मैं बैठ चुकी हूँ और क्वालिफाई भी कर चुकी हूँ। तो उस एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आप सभी को बता सकती हूँ कि किस एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं। और रीट का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें जो क्वेश्चन बने हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं कि आप इनको अगर इनके माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन की आप प्रवृत्ति को समझेंगे, कैसे क्वेश्चन बना है कि किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। तो इसका मतलब है कि भिखारी दास की तो सभी में है ही, अन्य एक एक रचना या दो दो रचनाएं ऐसी जोड़ी गई हैं जो अन्य रचनाकारों की है। तो इसका मतलब ये है कि भिखारी दास की रचनाएं तो आपको पढ़नी ही है रीतिकाल में, अन्य जो रचनाकार हैं उनकी। अब यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी कि रीतिकाल में वो कौन से रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं और जिनका वर्णन हर परीक्षा में किया जाता है। एक तो आपके सामने है भिखारी दास, दूसरा है केशवदास, तीसरा है देव, और आपके चिंतामणि, मतिराम। ऐसे नाम हैं जो गिने चुने नाम हैं और जिनसे पद्माकर, एक आपके पद्माकर भी आते हैं। इनके साथ साथ आप घनानंद बोधा को पढ़िए। ये जो रचनाकार हैं इनके आप नाम लिख लीजिए कि यहाँ से इनसे प्रश्न बनने ही वाला ही है। इनमें से किसी भी रचनाकार का प्रश्न बन ही जाएगा किसी ना किसी हिंदी परीक्षा में। कौन कौन? भिखारी दास, ठीक है, केशवदास, देव और आपके पद्माकर, घनानंद, बोधा, ये जो रचनाकार हैं। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न पर फिर से आते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे भिखारी दास की हैं। तो यहाँ पे आप श्रृंगार निर्णय, मैंने आपको बताया था कि एक भिखारी जो है उसने श्रृंगार का निर्णय लिया है, काव्य का निर्णय लिया है। ठीक है, तो श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय किसकी है? आपके भिखारी दास की है। उसके बाद में यहाँ पे आप रसराज जब देखेंगे तो रसराज किसकी है? रसराज जो है वो है मतिराम की। तो अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कट हो गया है ना। उसके बाद में काव्य निर्णय बताया है, ठीक है, काव्य निर्णय तो है ही, लेकिन जब हम शब्द रसायन की बात करते हैं तो ये आ जाता है देव की रचना, तो ये भी आपका कट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन आता है रस रत्नाकर, रस सारांश और रस पीयूष निधि। तो जब आप बात करेंगे रस पीयूष निधि की तो बात होती है सोमनाथ की।
तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। बचा आपका 4 ऑप्शन, जिसमें काव्य निर्णय आ रहा है, रस सारांश भी आ रहा है और छंदों वर्ण पिंगल भी आ रहा है। तो ये रचनाएं जो हैं किसकी हैं? भिखारी दास की हैं। तो मित्रों, इस टाइप से आपको तैयारी करनी है, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिए कि आप हाई लेवल की तैयारी करिए, आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे आप निश्चित सफलता हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए, और मैं आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करा रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। मैं रिटन एग्ज़ाम, अगर आप हमारे साथ तैयारी करेंगे तो कोई भी रिटन एग्ज़ाम हो हिंदी साहित्य का, बहुत ही आसानी से आप निकाल ले जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे 150 प्रश्न पूछे गए हैं, तो 150 में मैंने आपको लगभग 120 प्रश्न डायरेक्ट पढ़ाए होंगे और पढ़ाए हैं, मैंने बताया भी है आपको कि ये प्रश्न हमने पढ़ाए हैं आपको लाइव क्लासेस में। चलिए, ये रीट का एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान में। चलिए, 112 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, स्थापना और तर्क का प्रश्न। स्थापना और तर्क का प्रश्न आपके नेट जेआरएफ में लगभग 10 से 15 प्रश्न स्थापना और तर्क के पूछे जाएंगे और इनके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके लिए आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं, यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है उसमें जितने भी स्थापना और तर्क के प्रश्न दिए हैं उन सभी को आप सॉल्व करिए और उसकी व्याख्या जरूर पढ़िए। आप देखिएगा, आप एग्ज़ाम में अगर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसमें 12 जरूर करके आएंगे, 10 पूछे जाएंगे तो आप 8 उसमें जरूर सही करके आएंगे। यही रणनीति होनी चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 112 नंबर में, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। और ये जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल का। आप समझिएगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। तो यहाँ पे जो दोनों कथन हैं ये दोनों ही सही होने चाहिए। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 13 आप देखेंगे कि देवकृत सुख सागर तरंग किसकी है? सुख सागर तरंग देव की रचना है। नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 14 आप देखेंगे क्या कहा गया है? इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है, यह कहा गया है बिहारी सतसई के लिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और शायद बताया भी है। अब यहाँ पे आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि बिहारी की जो रचना बिहारी सतसई है, इसको शक्कर की रोटी किसने कहा है? बहुत ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है, शक्कर की रोटी किसने कहा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। न मालूम हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। चलिए, प्रश्न नंबर 15 आप देखेंगे, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताने के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? तो ये व्रजनाथ जो थे उनके द्वारा की गई थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र मिश्र बंधु दिए गए हैं, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्थापना और तर्क की मित्रों। तो स्थापना और तर्क में आप देखेंगे, जिसकी रचना को जनता के हृदय स्वीकार करेगा, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की तब तक उस कवि की कविता जो है तब तक बरकरार बनी रहेगी जब तक कि स्वीकृति बनी रहेगी। तर्क क्या है? क्या संस्कृत साहित्य में, काव्य हिंदी साहित्य में सहस्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ, जिनकी आज पता तक नहीं है, रचनाएं तो लिखी हैं उनका पता भी नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ये रीतिकाल से संबंधित कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 17 आप देखेंगे, थोड़ा सा कट गया है, इसके लिए ये है जो मुझे प्राप्त हुआ है क्वेश्चन पेपर, तभी से ये ऐसा यहाँ पे दिया हुआ था। 117 नंबर, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द। तो प्रेम की पीर तो घनानंद में भी पाई जाती है, लेकिन इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है आलम के लिए, आलम के लिए। ठीक है, घनानंद भी हैं, यहाँ पे ठाकुर हैं, ये भी रीति मुक्त रचनाकार हैं, लेकिन आलम के लिए ये कहा गया है प्रेम की पीर या इश्क का दर्द। ठीक है, तो बोधा भी आते हैं इसमें, लेकिन आप ध्यान रखिएगा रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास है तो। घनानंद हैं, बोधा हैं, आलम हैं, इनको रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में पढ़िएगा, बहुत अच्छे से बताया गया है। 118 नंबर प्रश्न है सेनापति से संबंधित। सेनापति एक ऐसे रचनाकार हैं जो आपके भक्ति काल में भी उतने ही फेमस हैं और रीतिकाल में भी उतने ही फेमस हैं। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लिया था क्षेत्र संन्यास। कहा जाता है कि रीतिकाल में ऐसा कौन सा रचनाकार था जिसने क्षेत्र संन्यास लिया था? तो वो थे सेनापति। अब यहाँ पे सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन
सा विवरण सही नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ पे इसी टाइप से आपका HPSC का एग्जाम जो हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मुझे लगता है ऐसे ही वहाँ भी प्रश्न सेट किए गए थे। नहीं है, असत्य है इस टाइप से पूरा प्रश्न। तो यहाँ पे कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही है। कवित्र रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत है। देखते हैं इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन है। ऋतु वर्णन भी इन्होंने किया है। पूछा जाता है रीतिकाल में ऐसा कौन सा रचनाकार था जिसने ऋतु वर्णन किया है, तो ऋतु वर्णन इन्होंने किया है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो सही है थर्ड ऑप्शन। 4 ऑप्शन श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। तो मित्रों सेनापति का प्रिय अलंकार है श्लेष, सही है। लेकिन कवित्र रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत नहीं है। मतलब रामचरित्र तो लिखा गया है कवित्र रत्नाकर, है ना, लेकिन इसमें आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत नहीं है। ध्यान रखिएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आद्यंत का आप समझ सकते हो, है ना। यहाँ पे देखेंगे आप प्रश्न 19, आगे की कवि रिझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। तो यहाँ पे ये जो है भिखारी दास की पंक्ति है, नोट कर लेना, ठीक है। बीच में ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि हमारे मेहमान आ गए, है ना। तो चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, अब मुझे याद भी नहीं है मैं उस वीडियो में क्या बोल रही थी, तो मुझे दूसरा पार्ट बनाना पड़ रहा है ये। तो चलिए हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। ये 122 नंबर, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। अब यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, सुसंगत नहीं है, असंगत है, नहीं है, बात एक ही है ना। तो चलिए, फर्स्ट है काव्य विवेक। तो काव्य का विवेक होगा चिंतामणि। चिंतामणि जो है वो चिंता करते हैं, फिर काव्य में विवेक लेते हैं, काव्य का विवेक लेते हैं। शिवा वावनी आपको पता है भूषण की है, और वृत्त कौमुदी, रसराज ये रचनाएं मतिराम की हैं। लेकिन यहाँ पे सुसंगत नहीं है, पूछा गया है प्रताप सिंह विरुदावली जो है सेनापति की नहीं है, ये पद्माकर की रचना है और यह एक प्रबंध काव्य है। ध्यान रखिएगा। तो 4 ऑप्शन आपका सुसंगत नहीं है क्योंकि सेनापति लिखा है। चलिए 123 नंबर प्रश्न हम देखते हैं मित्रों। 123 नंबर प्रश्न हमारा जो है वो क्या है आप लोग देखेंगे। 4 ऑप्शन है, छोटा सा करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें इसको बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा। तो 123 नंबर प्रश्न हम देखेंगे भारतेंदु युग से संबंधित है। देखिए अभी हम रीतिकाल को देख रहे थे, अब हम भारतेंदु युग पर आ गए। देखिए बिल्कुल क्रम से चल रहा है, भारतेंदु युग आया है रीतिकाल के बाद में। भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है, तो सही नहीं है ये पूछा गया है। पहले देखिए सही क्या है, यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है। तो कौन सा भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग जो है ब्रजभाषा और खड़ी बोली का मिलन बिंदु युग रहा है। सेकेंड ऑप्शन है इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई हैं। भाई भारतेंदु युग में लिखी गई हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, या फिर आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर आपके बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन है, या फिर स्वयं भारतेंदु जी हैं, लिखा गया है। थर्ड ऑप्शन है इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई थी। अब एक और विशेषता है कि इसमें जो जितने भी रचनाकार थे वो सभी पत्रकार भी थे, पत्रकार थे, लिखते थे अपना। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देखेंगे, इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा है। तो इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा है, ये गलत है आपका, ठीक है, और नहीं है इसमें पूछा गया है। प्रश्न नंबर 24 आप देखेंगे, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना है। तो अभी मैंने आपको बताया था वो रचना जो है, उस रचना के जो रचनाकार हैं पद्माकर, उन्होंने ही लिखा है हिम्मत बहादुर विरुदावली जो प्रबंध काव्य है, ठीक है, जगत विनोद नहीं है, ये भी है, जगत विनोद भी पद्माकर की ही रचना है। 125 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, हमारा जो है प्रश्न वो क्या है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा गया है। तो इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है।
चलिए, पुष्टि मार्गी कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला को विशेष महत्व दिया गया है, सही है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 3 है, कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, सही है। और ऑप्शन 4 जो है हमारा, अधिकांश कृष्ण काव्य गीत पदों में रचा गया है, बिल्कुल सही है। तीनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन इसकी एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान सा है, छायावाद से संबंधित। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। 127 नंबर प्रश्न आपका जो है वो है, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, ना कि रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे आप देखेंगे द्विवेदी युग से संबंधित 128 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती है? तो प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रवृत्ति सभी काव्य रूपों का प्रचलन होता है। और सेकेंड है, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता है। थर्ड ऑप्शन है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। आदर्शवादिता और नैतिकता का बल है, लेकिन यहाँ पे हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता नहीं है, यही गलत है। 129 नंबर प्रश्न हमारा जो है वो है आपका कि मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उर्मिला उत्ताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्धित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई है, बिल्कुल सही है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं, सही है। भारत भारती में आद्यंत भारत का गौरव गान वर्णित है। और 4 ऑप्शन है, पंचवटी का कथानक सुपर्णखा प्रसंग एवं आधारित है। पंचवटी का कथानक सुपर्णखा प्रसंग पर आधारित है, तो पंचवटी में ही आई थी सुपर्णखा, सही है। थर्ड ऑप्शन में आद्यंत भारत, ये गलत है आपका। ठीक है, यही छोटी सी, मतलब आपको लगेगा हाँ भारती में भारत का गौरवगान वर्णित किया गया है, लेकिन नहीं। उसमें दशा को उसमें जो भारत की अतीत और वर्तमान और भविष्य की जो दशा रही थी उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, 130 नंबर जो प्रश्न हमारा है वो मैच करने के लिए है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए, वियोगी होगा पहला कवि किसकी है? ये प्रसाद जी की है। वियोगी होगा पहला कवि ये पंत जी की है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न वासी फूल, कभी कुछ ऐसी तान सुनाइए बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। धन्य में पिता निरर्थक ये आपका जो निराला जी की है। और प्रकृति की यौवन तो ये प्रसाद जी की पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। 131 नंबर प्रश्न हमारा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और आज ही हमारे व्हाट्सएप पे जो हमारा पेड कोर्स है वहाँ पे कुछ मित्र हमारे डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने देखा था। तो आप लोग जो है, एक बात बोलूँ, जो लोग हमारे पेड कोर्स में हैं, तो आपको जब डिस्कशन ग्रुप में जोड़ा गया है तो आप लोग ये इसका क्यों, मतलब कहते नहीं लोभी, आप प्रश्न पूछने के लोभी हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं, है ना? ऐसा नहीं है, प्रश्न पूछने में किसी की लाज नहीं जाती है। प्रश्न पूछने से आपका ज्ञान बढ़ता है, दूसरों का ज्ञान बढ़ता है। हम डिस्कशन करते हैं ना, तो प्रश्न पूछा करिए। हमारी ये जो वीडियो है, जो हमारी क्लास है, इसके कमेंट बॉक्स में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हमें जब टाइम मिलेगा तो हम आपको प्रश्न का आंसर देंगे। तो जब भी कोई डाउट हो, आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या इस क्लास के कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने का लोभ मत किया करिए। 131 नंबर, रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। 132 नंबर, बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि दुख सबको मांझता है, ये अज्ञा जी की पंक्ति है, आप सभी को पता होगा। दुख सबको मांझता है और चाहे वह स्वयं को मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है, चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना हो वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। सही है, तो अज्ञा की ये पंक्ति है, बहुत अच्छा है। फिर से आप पढ़िए, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सिखा देता है कि सबको मुक्त रखें। सेकेंड ऑप्शन सही है, आगे 133 नंबर, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम दिया गया। तो स्वानुभूति याद रखना, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है।
134 नंबर, कभी कभी प्रश्न में एक शब्द भी आपके आंसर का सही उत्तर दे सकता है, आपके क्वेश्चन का सही उत्तर दे सकता है। 134, निराला की काव्य कृतियों में सबसे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यक्त तथा कलात्मक प्रवणता की घोतक हैं। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और जो ओज जन्मोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, सही है। फोर ऑप्शन है, तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, तो फोर ऑप्शन आपका सही नहीं है। 135 नंबर प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार जो है जयशंकर प्रसाद का है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, मैच करना है यहाँ पे सही कौन सा होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का हो जाएगा, फथिक राम नरेश त्रिपाठी का हो जाएगा, राष्ट्रीय वीणा गया प्रसाद शुक्ल का हो जाएगा, और द्वापर होगा, द्रवापार नहीं होगा मित्रों, ये द्वापर होगा। द्वापर जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो बहुत ही साफ साफ आपको दिखाई देगा, हिमकिरीटिनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी वही जो इनको भारतीय आत्मा कहा गया है, यही आपका असंगत है। बुद्ध और नाचघर हरिवंश राय बच्चन का है। हम विस्पाई जन्म के बल कृष्ण शर्मा नवीन का है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा का है, ये याद रखिएगा। 138 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उर्वशी दिनकर की है, सामधिनी दिनकर की है, रश्मिरथी, रश्मि रेखा, रसवंती। तो यहाँ पे जो आपका रश्मि रेखा नहीं आएगा, और आपका जय भारत मैथिली शरण गुप्त की नहीं आएगी। आ सा और या, आ सा और या जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। 139 नंबर जो प्रश्न है आपका, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे श्रीमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, सही है। तो नंबर जो ऑप्शन है, प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे कि वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, तो वर्ग संघर्ष ही यहाँ तो दिखाई देता है। और सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है, ये सही है, लेकिन ये वाला आपका सही नहीं है, थर्ड ऑप्शन। 40 नंबर आपका प्रश्न जो है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सभी प्रश्नों में यही अधिकतर दिया गया है कि सही नहीं है, तो सही वाले जरूर से जरूर नोट कर लीजिए। संशय की एक रात में राम के मन का संशय चित्रित है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है, उर्वशी का दर्शन पक्ष है, और प्रेम और ईश्वर जैव और आत्म धरातल को मिलाना है, जैव और आत्म धरातल को, सही है। कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया है। चलिए, लोकायतन में स्वाधीनता पुरुष से लेकर उत्तर स्वप्न तक का विशाल भारतीय परिवेश चित्रित है, सही है। कुरुक्षेत्र में दलित दर्शन को इसमें दर्शाया गया है, कुरुक्षेत्र में दलित को, ठीक है। गांधीवादी अहिंसा का समर्थन नहीं किया गया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। 141 नंबर आपका जो प्रश्न है, इसमें भी आपका क्या है, स्थापना और तर्क। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। तर्क है, वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव, नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। ये दोनों सही है। 142 नंबर प्रश्न आपका जो है क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे, निम्नलिखित में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, व्यक्ति चित्रण, वर्गीय चेतना के दायरे में, ये सभी है। जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण नहीं किया गया है नई कविता में, यही आपका गलत हो जाएगा। 143 नंबर, आगे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाएं, इस क्लास को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे और आप सभी को बताना चाहेंगे कि मेरी जो एडू क्लासेस चैनल है, इसका ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, पेड कोर्स भी चल रहा है। यदि आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हिंदी साहित्य के लिए, UGC नेट JRF के लिए, या फिर किसी भी परीक्षा के लिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मित्र हमारे तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है
ठीक है। तो आप लोग यदि यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं पेड कोर्स में। तो सबसे पहले तो बता दूं, आपको नोट्स मिलेंगे रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से और भी जो भी महत्वपूर्ण जो आपका सिलेबस है उससे संबंधित नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन अधिक से अधिक मिलेंगे आपको, जिनसे आप शॉर्टकट में अपना अध्ययन कर सकते हैं। और हाँ, बेसिक बुक पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है और बेसिक तो आप पढ़े ही होंगे। साथ ही साथ आपको क्विज़ कराया जाता है टेलीग्राम में, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही करा रहे हैं यूजीसी नेट JRF फर्स्ट पेपर, ठीक है। आपको प्राइवेट क्लासेस भी दी जाती हैं, प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे 31। उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण मटेरियल होगा जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं और हाँ, प्राइवेट क्लासेस में आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं या आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका डाउट क्लियर किया जाएगा और बहुत ही कम फीस में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो चलिए, यहाँ पे इतना जो है बताना पड़ा क्योंकि आप सभी बहुत सारे लोग जो हैं ज्वाइन करना चाहते हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो समय रहते ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं है, आप लोगों की गलती क्या होती है, आप लोगों को लगता है जब आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाती है तब आपको लगता है कि अब हम जाके ज्वाइन कर लेंगे और जो पढ़ा रहा है वो ऐसा कोई चमत्कार करेगा जिससे हमारे अंदर सारी चीज़ें जो एक शक्ति के रूप में प्रवेश कर जाएंगी और हम एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। ये आपकी गलतफहमी है मित्रों। परीक्षाएँ एक दिन में नहीं, एक वर्ष समय लगता है, या फिर जो लोग पहले से तैयार होते हैं और वो जाके 1 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम उसी तरीके से है कि आप बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये एग्ज़ाम परीक्षाएं जो होती है यही होता है। आप देखते हैं हमारी जो परीक्षाएं होती हैं कि हम वर्ष भर पढ़ाई करते हैं और अंतिम में हमारी परीक्षा होती है, फिर हमें परिणाम मिलता है और अच्छा परिणाम मिलता है। उसी तरीके से अभी जो हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब अक्टूबर से ही 1 अक्टूबर से नया ग्रुप बन जाएगा। वहाँ पे जो लोग नए लोग जुड़ेंगे उनको वहाँ पे जोड़ा जाएगा और उनको एकदम से बिल्कुल फ्रेश सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो समय रहते जुड़ जाइए। एग्ज़ाम से 2 महीने पहले जुड़ जाइए, अच्छा रहेगा। 1 महीने पहले जुड़ जाइए तब भी अच्छा रहेगा। लेकिन आप जब 15 दिन पहले जुड़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, है ना। तो ये आपको समझना चाहिए। और मेरा एक ही रहता है, जब 15 दिन बचते हैं किसी भी परीक्षा के और जब कोई कहता है कि मैम अब मुझे ऐड कर लीजिए, तो मैं तो साफ मना कर देती हूँ भाई अब हम जो है सिर्फ नाम के लिए नहीं आपको ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप हमारे साथ जुड़ें और सफलता हासिल करें, ठीक है। जो संभव तभी होगा जब आप कंटिन्यू रहेंगे, समय रहते आप जुड़ जाएंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे, है ना। चलिए, तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, नहीं तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम और एग्ज़ाम नेम ज़रूर लिखें, 9076657508 ये हमारा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अनअकैडमी ग्रेडअप जैसा नहीं है, ये मैं स्वयं चला रही हूँ और स्वयं आप लोगों की मेहनत के लिए आप हमसे बात भी कर सकते हैं, है ना। और जितनी भी हो सकेगी हम आपकी मदद करेंगे जिससे आप परीक्षा को पास कर पाएँ। जो लोग जुड़े हैं वो लोग हमारे साथ पूरे ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं, ठीक है। चलिए, 143 नंबर, अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अज्ञेय आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, है ना। तो इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की, सही नहीं है। देखना, अज्ञेय की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की। भाई ये प्रयोगवादी हैं तो ये छायावाद से कहाँ से आया। तार सप्तक द्वारा इनकी नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। प्रयोगवादी धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित रखती हैं। तो है कहीं ना कहीं पे ये भी थोड़ा डाउट में है, क्योंकि संवेदनाएं सर्वत्र उनकी बौद्धिकता को नियंत्रित नहीं कर पाती हैं, ये भी थोड़ा डाउट में है। लेकिन ये इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की, ये हमारे लिए डाउट का प्रश्न हो गया है, क्योंकि ये हमने तो क्योंकि छायावाद फिर प्रगतिवाद में नहीं आते हैं, प्रयोगवाद में सीधे आते हैं तार सप्तक से, है ना। तो तार सप्तक प्रयोगवाद में ही देखे जाते हैं। तो और 1911 में इनका जन्म हुआ है ना। और छायावाद तो 1918 में ही आ गया था। अब आप सोचिए 1918 से 1936 तक चला था आपका छायावाद और 36 से प्रगतिवाद आया था और 1911 में जन्म हुआ है अज्ञेय का। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की थी। तो यही डाउट वाला है प्रश्न कि ये सही नहीं होगा। ठीक लगा है, उससे कोई नहीं है, ठीक है। ध्यान बताइएगा, अगर आपको मालूम हो कोई विद्वान इस क्लास को देख रहा हो, पता हो उसको, तो बताइएगा। अभी मेरे नॉलेज में तो आया नहीं है ऐसा। मैं यही समझती हूँ कि 1911 में
144 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, धर्मी भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी कनप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं, सही है। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, तो कैसे होती है? अंधेपन की विजय नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है, कनप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है, सही है। ये आधुनिक संवेदना के कवि हैं, ये भी सही है। ये वाला आपका गलत है। 145 नंबर प्रश्न है आपका कि नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है, तो जीवन के प्रति इसमें आस्था है, सही है। इसके दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। यह जीवन मूल्यों की पुनः परीक्षण करती है, सही है। इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में किया जाता है, ये गलत है। 146 नंबर आप प्रश्न देखेंगे। देखिए, मैंने आपको ये वाला प्रश्न काफ़ी बार बताया है, चाहे आप पेड कोर्स में हो, चाहे आप फ्री क्लास के हों, चाहे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, सभी जगह मैंने इसको बताया है। तार सप्तक जो है, 4 तार सप्तक सभी के जो रचनाकार हैं उनके बारे में बताया था। जो तार सप्तक है, प्रथम तार सप्तक जिसको हम तार सप्तक कहते हैं, उसमें कोई भी महिला लेखिका नहीं थी। बाकी तीनों तार सप्तक में दूसरे में शकुंतल माथुर हैं, और तीसरे में कीर्ति चौधरी हैं, और चौथे में सुमन राजे हैं। तो याद रखिएगा, शकुंतल माथुर जो हैं ये द्वितीय में आती हैं। स्वदेश भारती नाम से कोई भी तार सप्तक में नहीं आता है। तो मदन वात्सायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, 4 ऑप्शन। अब यहाँ पे एक ट्रिक भी बताते हैं। कुंवर केदार के मद में विजय देव की सेना, विजय देव नारायण शाही है, विजय देव की सेना, और सक्सेना मतलब सेना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है ना। और क्या हमने बताया, कुंवर नारायण भी हैं, केदारनाथ सिंह भी हैं, कुंवर केदार के मद में मदन वात्सायन भी हैं, है ना। 7 रचनाकार एक तार सप्तक में होते हैं, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। मदन वात्सायन 1 और कुंवर नारायण 2, कीर्ति चौधरी 3, और फिर आता है कुंवर केदारनाथ 4 के मद में हो गया, विजय देव 5 और सक्सेना 6। एक और रचनाकार आता है, वो कौन है आप बता सकते हैं? कुंवर केदार के मद में एक और रचनाकार आता है, वो कौन है आप हमें बताएंगे कौन आता है? ठीक है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि कीर्ति चौधरी तो है इसमें तृतीय तार सप्तक में, तीसरा तार सप्तक। और हाँ, गलत कब होगा? अगर तृतीय बोलोगे, तृतीय कहोगे तो गलत हो जाएगा, तीसरा सप्तक है। ठीक है, चलिए 147 नंबर, क्योंकि साहित्य अगर आपको आयोग फंसाना चाहेगा तो वो किसी भी तरीके से फंसा सकता है। वो लिख देंगे तृतीय और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा है प्रथम तार सप्तक, क्योंकि प्रथम तार सप्तक जो है वो सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है। फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से नाम दिया है, ना तो द्वितीय है, ना आपका तृतीय है। ठीक है, इस तरीके से फंसा सकता है आपको। निम्नलिखित रचना और कवियों को सुमेलित कीजिए। तो काल तुझसे होड़ मेरी, ब्रह्म राक्षस जो है मुक्तिबोध की है, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है, बादल को घिरते देखा नागार्जुन की है, और काल तुझसे होड़ मेरी ये शमशेर बहादुर की है, और शमशेर बहादुर हैं द्वितीय तार सप्तक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 148 नंबर प्रश्न हमारा है सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उनसे संबंधित। तो क्या है, उनमें गंभीर से गंभीर विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत करने की अदम्य क्षमता थी, सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की गहरी छाप है, बिल्कुल सही है। उनकी कविताएं हैं त्रिधारा और मुकुल शीर्षक से प्रकाशित हैं, बिल्कुल सही। उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण, ये गलत है, तो ये सही नहीं है। 149 नंबर हमारा जो है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले शायद ये प्रश्न मैंने भेजा था आप लोगों को, तो आप लोग बताएंगे ये समय देवता किसकी है। ठीक है, अभी मैं आंसर बता ही दूंगी कि समय देवता किसकी। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की है, शहर अब भी संभावना है ये भी है, कहीं नहीं वही ये भी है। समय देवता नरेश मेहता की रचना है। ठीक है, यह मैंने अभी आपको बताया था। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी की है। सुनो देवता निबंध है जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैंने समय देवता, साहित्य देवता और सुनो देवता 3 रचनाओं के रचनाकार मैंने आपको बताए थे, क्योंकि ये रचनाएं भी काफ़ी पूछ ली जाती है और फेमस हैं। समय देवता नरेश मेहता और साहित्य देवता जो है माखनलाल चतुर्वेदी। सुनो देवता निबंध है किसका है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का अंतिम प्रश्न हमारा है, और आज हमारा रीड का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे वो यहाँ पे समाप्त होता है।
और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। 150 नंबर, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो साहित्य देवता, हिमतरंगिणी आदि इनकी काव्य कृतियाँ हैं, सही अभी बताया आपको। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा, ये भी सही है। उनकी कविताओं में छायावादी रहस्यात्मकता का सगुण मधुर भक्ति के साथ एक अजीब समन्वय दिखाई पड़ता है, ये भी सही है। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोड़ी उड़ानें भरी, उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोड़ी उड़ानें भरी, थोथी उड़ानें भरी हैं, ये गलत है ना, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने राष्ट्रीय प्रेम में। तो ये था आज का हमारा क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यदि पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा क्लास को और बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल जो है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। एक झलक मैं आपको दिखा देती, लेकिन टाइम ओवर हो चुका है। चलिए, ये है हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप पेड कोर्स, देख सकते हैं छोटी छोटी सी ये मैं बना के PDF सेंड करती हूँ, जिससे आप कम टाइम में इनको खोल के ओपन करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं ना। ये देखिए आप लोग, ये PDF इस तरीके से मैंने कहानी जो महत्वपूर्ण थी सभी का प्रकाशन वर्ष उनका लिख के भेजा। ये इस तरीके से मैं अच्छा आपको मोटिवेशन का भेजती रहती हूँ। ये देखिए 1 लाइनर जो है इस तरीके से भेजती रहती हूँ, सब हैंड राइटिंग में, मतलब मैं खुद हाथ से नोट करके बनाती हूँ। सब ऑथेंटिक चीज़ें और ऑथेंटिक बुक से आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट जो हमारे जाते हैं वो इस टाइप से तैयार किए हैं मैंने खुद हैंड राइटिंग में, ठीक है। और जब भी कोई ऐसा जो सेमिनार वगैरह होते हैं तो उनका आपको जो है प्रोवाइड कराया जाता है। सर्टिफिकेट भी आपको शेयर किया जाता है कि आप इसमें ज्वाइन करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको जो है एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलता है ना। तो अगर जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। ओके मित्रों, तो यहीं पे हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। यहीं पे समाप्त करेंगे इस वीडियो को। धन्यवाद।